को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगा, सत्ताधारी दल भविष्य की चुनौतियों की तैयारी करने के बजाय 500 साल पुराने मुद्दों को उभारकर सांप्रदायिकता भड़का रही है। उनके आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। ये मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। तो भाइयों, आखिरी बात मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को, देश के पथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और स्वभावतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। ये अंबेडकर जी ने कहा। हमको देश की रक्षा करना और हमारे संविधान को बचाने का जो मुहिम हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया, मिल गया, और उन्होंने जो वो बातें कही अभी लोगों के कान में गूंज रहे हैं। तो हमको ये सब मिलके वो जो चीजें हैं उनको भी आगे लेके जाना है और नए पीढ़ी को भी हम ये कहना है कि हमारे लोग ये नए उसूलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की शहादत के बाद नेहरू जी ने कहा था, हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। ये नेहरू जी के वर्ड है। जब गांधी जी को मार डाले, गोली मारे, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला और ऐसे लोगों के ये जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना चाहिए। ये उनका कहना था और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहाँ से चलेंगे। सरदार पटेल जी ने संगठन के महत्व को लेकर जो बात कही थी, उसी को दोहराकर मैं अपनी बात आगे समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। ये वल्लभ भाई पटेल की बात है। बिना संगठन के संख्या बल असली नहीं बल है। सूत के धागे अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बात होती है, पर जब वे बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो कपड़े का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब उनकी मजबूती, सुंदरता और उपयोगिता अद्भुत हो जाती है। ये बात वल्लभ भाई पटेल जी ने उस वक्त कहा था। इसीलिए संगठन को बिना मजबूत किए, बल दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते।
और दूसरी संगठन निर्माण के जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग हम सब लोग, हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। साथ में ये भी कहना, जो लोग पार्टी में काम हाथ नहीं बटाते, मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा, जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की इस दूसरी लड़ाई में दुश्मन फिर से अन्याय, असमानता, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता ही है। फर्क बस ये है कि तब अन्याय, गरीबी, असमानता को बढ़ावा विदेशी देते थे, अब हमारी खुद की सरकार दे रही है। तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस, जय हिंद। क्या इतने लोग पीछे के जरा कमजोर हो गए? जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, आपको सबको नमस्कार। क्षमा चाहता हूं, मैं जरा देरी बहुत से समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सबको धन्यवाद। उनकी मूर्ति लगी है, डाक टिकट जारी हुए हैं, ये दर्शाता है उनके उसूलों के लिए आज देश कितना सम्मान देता है। कांग्रेस के निर्माण में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ पैदा हुए 3 महान हस्तियों, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महंगाई से लड़ेगी,
किस प्रकार से हम नौजवानों में फैली बेतहाशा बेरोजगारी से लोहा लेंगे, किस प्रकार से समाज में फैली नफरत, जिसके लिए राहुल जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले भारत जोड़ो और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उस संदेश को और आगे लेकर जाएंगे और किस प्रकार से देश को नई दिशा देंगे, ये सब हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी के ओजस्वी और दूरदर्शिता वाले शब्दों में सुना। जहां आपने जिन्होंने आजादी के संग्राम से लेकर और आज कांग्रेस अध्यक्ष तक का सफर तय किया है, उनकी ऊर्जावान वाणी को सुना। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा साथियों, आज एनएसयूआई का 55वां फाउंडेशन डे है। हम सब आज साबरमती के तट पर इकट्ठे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथी एनएसयूआई का बहुत और उनके साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी मेरे साथी कन्हैया कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनएसयूआई का नेतृत्व करते हैं वरुण चौधरी जी, अंकुश भटनागर जी और हमारे साथी नरेंद्र सोलंकी जी जो अध्यक्ष भी हैं गुजरात में एनएसयूआई के, कि वो आएंगे और आज इस मोमेंटस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का अभिनंदन भी करेंगे और उनसे ताकत का, एक नई ताकत का संचार भी लेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति भाई से और भाई अमित चावड़ा जी से कि जिनके मार्गदर्शन में एआईसीसी का ये सत्र हो रहा है, महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी, गुजरात के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी और हमारे कोषाध्यक्ष अजय माखन जी, उनका स्वागत भी करेंगे। साथियों, अब वो घड़ी आ गई। 150वीं जन्म जयंती पर सरदार पटेल जी की और 100वीं शताब्दी पर महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता की वो प्रस्ताव जो साबरमती के तट और गुजरात की पावन भूमि से इस देश के भविष्य को लिखेगा। खरगे साहब, राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देश को एक नई दिशा देगा। उस प्रस्ताव को आपके समक्ष पेश करने की और स्वाभाविक तौर से इतिहास और भविष्य दोनों की जो एक कड़ी है, उनमें से कुछ साथी इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव मेरे साथी सचिन पायलट जी को कि वो आएंगे और वो प्रस्ताव इस सदन के सामने अनुमोदन के लिए रखेंगे। मेरा सब साथियों से यह अनुरोध है कि वो 5 से 10 मिनट के बीच में अपनी बात पूरी करें। इससे पहले कि सचिन जी शुरू करें, जो साथी भी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहें, मुझे खरगे साहब, राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो अपनी स्लिप सेवा दल के वॉलंटियर्स को दे दें। खुद खरगे साहब और राहुल जी उनमें से नाम चिन्हित करके उन साथियों को बुलाएंगे। आदरणीय सचिन पायलट जी। परम आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन
राजनीतिक और व्यक्तिगत त्याग की परिमूर्ति परम श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष सदन में आदरणीय राहुल गांधी जी, मंचासीन सभी आदरणीय नेतागण और इस अधिवेशन में मौजूद देश भर से आए हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी डेलीगेट साहिबान, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और गर्मान्वित महसूस करता हूं, गर्व इस बात का कि जो प्रस्ताव न्याय पथ के नाम से कार्य समिति ने कल बनाया है वो आप सबके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु डोंट स्पीक हिंदी, इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहां मौजूद हुए हैं और अभी आपने खरगे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेन सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और संप्रभुता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान पर लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दिखाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहरी है और संविधान की रक्षक है कांग्रेस पार्टी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं, आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेनगुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का MSP पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों,
जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में एक आंदोलन किया था, तब कानून बना लैंड एक्विजिशन एक्ट का। उस भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद से तमाम चंद उद्योगपति और भाजपा की सरकार ने मिलकर राहुल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया था, और आज तक वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब की, किसान की, मजदूर की, अपेक्षित की आवाज उठाने का काम राहुल जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आज इस अधिवेशन से, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम एक बार फिर किसान के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात करें 2 मिनट के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया, 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई। आज के जो हालात हैं, और कृपया करके गौर से सुनिए, इस देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो निचले 50% लोग हैं, उनके पास मात्र 6.5% संपत्ति इस देश की है। हम लोग आज अधिवेशन मौजूद हैं, ये संकल्प लेके यहां से जाना पड़ेगा। कर्नाटका में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। साथियों, मैं चाहता हूं इस अधिवेशन की महक पूरे देश के हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे तक पहुंचे। जिस इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी, मोदी जी और पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को राजनीतिक विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और राजनीतिक विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्याय का संकल्प, संघर्ष का पथ। आज साथियों, हम एकजुट हो जाएं, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का संकल्प करें, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ें। और आज इस बेहद कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी साथी कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस की अपनी असीम संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार करें, और भारतवासियों के लिए न्याय के संघर्ष का संकल्प सरकार हम साकार करेंगे। ये संघर्ष रंग लाएगा और विजय दिलाएगा। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। ये प्रस्ताव अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस सत्र में डिस्कशन के लिए ओपन है। मैं एक बार फिर सेवा दल के मेरे मित्रों से आग्रह करूंगा कि जो भी एआईसीसी डेलीगेट और विशेष आमंत्रित साथी इस पर बोलना चाहे, एक स्लिप पर अपना नाम लिखकर सेवा दल के मित्रों को दे दें, वो इसे मंच तक पहुंचा दें। खुद कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता उनमें से साथियों को चिन्हित करके आप सबको हम निमंत्रण देंगे। इससे पहले कि मैं प्रस्ताव को सेकंड करने के लिए अगले स्पीकर को बुलवाऊं, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस संगठन महासचिव जी से कांग्रेस मार्चेस अहेड एआईसीसी पब्लिकेशन को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को और उसकी एक प्रतिलिपि आदरणीय राहुल गांधी जी को वो देंगे। जीएसओ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारे अगले वक्ता हैं एक और साथी, सचिन जी से तो थोड़े उम्र में बड़े हैं, पर पीछे से आनंद जी ने कहा कि उनकी तरुणाई में किसी को कोई शक नहीं। आदरणीय शशि थरूर जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएं और वो इस प्रस्ताव को सेकंड करने की कृपा करें। हमारे साथी शशि थरूर जी। Respected Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, who gave us such a vigorous, spirited and rousing speech this morning.
respected Sonia ji, respected Rahul ji, Sathiyo, all those who've come from every corner of our lovely country, Congress Karyakartas, dear friends, we are gathered today at a historic moment, and I'm proud to second the resolution that has just been moved by my friend Sachin Pilot. It is a historic moment here for us to be on the banks of the Sabarmati in Ahmedabad on the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's presidency of this party and the 150th birth anniversary of the immortal Sardar Patel. Today, on the sacred soil of Gujarat, we are here to send out a message from the Sabarmati, the land of Mahatma Gandhi, the land of Sardar Patel, that the Congress is here, is reviving itself, and is ready to face the challenges of tomorrow. Here in Gujarat, where we have been out of power for nearly 3 decades, we stand on the brink of a new revival, and that is a moment of celebration for all of us here today. 2024 has given us both good news and bad news. A good result in the Lok Sabha elections when we doubled our strength in the Lok Sabha, but bad news in a number of state elections that followed. This resolution that we are moving before you today should mark a turning point in the fortunes of the Congress Party. We need to retain and restore the votes we have won before, but we have failed to win in the last 3 elections. And that is where this resolution leads us. It is a resolution in which we express constructive criticism and not mere unrelenting negativity. Our resolution starts off by showcasing our nationalism up front, rather than ceding nationalism to the other side. But our nationalism is anchored in the well-being of all our people. It is anchored in a sense of social justice for the weakest in our society. A major theme of this resolution is protecting the weak, the marginalized, the OBCs, SCs, STs, those who have been left out of the great adventure of building our nation. As our Constitution makes clear, it doesn't matter what language you speak, which state you come from, what religion you profess, what caste you belong to. You are an Indian. The Constitution ensures that you have the same rights as every other Indian. That is what the Congress Party has always stood for. A policy of inclusion. We are the party of inclusive India. An India of all religions, all castes, all languages, all states of all regions of this country. The resolution speaks of national harmony, the harmonious coexistence and striving of all Indians for a better tomorrow. That is what we are here to support. At the same time, we understand the variety, the pluralism of India. We all come from different parts of this great country. But we understand, standing here, that you can be a good Gujarati, a good Muslim, and a good Indian all at once. That is the joy that India makes possible for all of us. Sachin ji reminded us that some are promoting a north-south divide. मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दक्षिण भारत से हूं, लेकिन मैं भी कहता हूं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने का काम हम सभी के हैं, चाहे हम उत्तर भारत से हो, दक्षिण से हो, पूर्व से हो और पश्चिम से। भारत हमारे हैं, and we are all here. It does not mean that we forget our special commitment to the states we come from. Here in Gujarat, where we have so many of you represented today, you have major battles to fight to lift our party up to the great heights it is known. ഞാൻ എന്തൊപ്പം വന്ന കേരളത്തിലെ എന്റെ മിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു,
നമ്മൾ ഒരിക്കലും വള്ളത്തോളിന്റെ വരികൾ മറക്കരുത്. ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതം ആവണം അന്തരംഗം. കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളയ്ക്കണം ചോര നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ. If we hear the name of Bharat, our hearts must swell with pride. If we hear the name of Kerala, our blood must throb in our veins. We all feel that way about each of our states, and there is nothing wrong in that, nothing anti-national, because we can be committed to the well-being of our people in our states and at the same time committed to the success and glory of all of India. Indeed, it is now the 140th anniversary of our party this year. That is what we have stood for throughout history. And we have an illustrious history. But we are all too conscious that the young voters who are the majority today do not apparently give much importance to history. They want to know what we will do for them today, and what kind of tomorrow we can provide them. Our resolution will be judged by that, and that is what we must focus on. The resolution speaks of economic growth, but it also speaks of the importance of distributing the revenues, the fruits of that economic growth, to those who have been left behind. Our party has been and must remain the voice of the voiceless. We must continue in this resolution to fight for those who need us because the system has not worked for them. Finally, I must say the resolution acknowledges the blood, the sacrifices of all of you, the unsung party workers. You are the lifeblood of the party. मैं हमारे कार्यकर्ताओं से कहता हूं, हम सारे जो यहां इस देश पे हैं, हम आपके कंधों पे खड़े हैं. Without you, there is no Congress party. Without you, this resolution would be merely words. आपके बिना, आपके कड़ी मेहनत के बिना कोई शक नहीं है कि ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प, ये प्रस्ताव शब्द मात्र रहेंगे. इसलिए मैं आप लोग से धन्यवाद कहना चाहता हूं आपकी सेवा के लिए. Thank you for your service. Let us continue to serve our country and this party well. As I said at the CWC meeting yesterday, the Congress party must be a party of hope, not of resentment. A party of positivity, not only of negativism. A party of the future, not just of the past. A party with a positive narrative and not just criticism. I hope we will leave here with a resounding message to the nation that we are here, we will fight, we will be resolved, we will focus on the future, and we will build a better India for all. With these words, I am happy to second this resolution and ask for your support for its passage. Jai Hind, Jai Congress. बहुत बहुत शुक्रिया शशि थरूर जी. जिस प्रकार से आपने इस प्रस्ताव के हर पहलू की व्याख्या की, आपको कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद. अब एक और गुजरात का युवा चेहरा, जिन्होंने कांग्रेस का परचम फहराकर हम सबको गौरवान्वित किया, हमारी सांसद गनीबेन ठाकुर जी, वो आए और इस प्रस्ताव पर चर्चा करें. आदरणीय गनीबेन ठाकुर जी, जोर से तालियां बजाकर हमारी इस संघर्षशील युवा और बहादुर सांसद का स्वागत करें. आज की कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब,
लोकसभा एलओपी और आने वाले दिनों में देश के युवाओं के दिल में जिसका स्थान है और देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, डरो मत, वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी स्टेज पर विराजमान, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स, ऑल इंडिया से आए हुए हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें और मीडिया वाले भाई, 64 साल के बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने यहाँ गुजरात को मौका दिया। मैं गुजरात की ओर से उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर खड़के साहब ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब ने वहां प्रस्ताव रखा, उसका मैं सपोर्ट करती हूँ और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जो उसने जो बात रखी है वो बात आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक ही बात कर रही हूँ और गुजरात में जो अधिवेशन मिल रहा है, सारे जो गुजरात का मॉडल का डंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ ढिंढोरा ही है। सबसे ज्यादा बच्चे जो कुपोषित हैं वो गुजरात में हैं। वो महिला 50% महिलाओं में जो खून की कमी है। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हो या जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में और जहाँ भी स्टेट में उसकी जहाँ सत्ताएं हैं, पावर है, वहाँ लोगों को सेवा करने की बात योजनाएं नहीं बना रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए ही सभी योजनाएं बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमने गांधी जी ने जो विचारधारा दी है कि हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन जहां भी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों का जहां भी प्रोटेक्शन करना है वहां प्रोटेक्शन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का अभी गुजरात में 30 सालों से शासन चल रहा है, कोई दूसरे स्टेट में कोई महिला के सामने कोई इशू बन जाता है, कोई क्राइम बन जाता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जरूर निकालते हैं और दूसरे स्टेट का यहाँ दिखावा करते हैं। लेकिन गुजरात में हर महीने में कोई बच्ची हो या बेटी हो, महिलाओं पर जो क्राइम बन रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। उसके खिलाफ जो काम करना चाहिए, उसके सामने जो कार्यवाही करनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में अब सब साथ मिलकर, जो हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि अगले बार हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, तो सब कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के सीनियर लीडरों की, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। 2027 में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गेनीबेन ठाकुर, हमारे गुजरात का महिला सम्मान, हमारी सांसद, उन्होंने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात रखने का काम करें। आदरणीय कांग्रेस